वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आहार, पोषण और स्वच्छता से बनने वाले लगभग 150 से अधिक प्रश्नों के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए में हैं, ठीक है, आप बीएससी में हैं, आप बीकॉम में हैं, अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, तो को करिकुलर कोर्स एक आपको पढ़ना पड़ता है, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है, अनिवार्य पाठ्यक्रम जो होता है, उसमें आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था हमी से, ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ लिख गया था, तो ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो होगा आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आहार, पोषण और स्वच्छता। तो उसी का ये मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप अगर अभी अभी एडमिशन लिए हैं, नए नए फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो आपने जो सब्जेक्ट लिया है, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट आपने लिया होगा, ठीक है, और एक आपका माइनर होगा, एक आपका को करिकुलर है। तो को करिकुलर आपका जो बीए में होता है वही बीएससी में होता है, वही बीकॉम में होता है, वही बीएससी एजी में और वही बीएससी होम साइंस में भी होता है। तो चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा है और एक ही मॉडल पेपर से, इसी मॉडल पेपर को अगर आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, लगभग सारे के सारे प्रश्न आपके इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। आपको बता दूं किसी विश्वविद्यालय में अच्छा प्रश्न पत्र कैसे आएगा, 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, उनमें से आपको करना होगा और आपको बाउंडेशन ही आप जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। तो कुछ विश्वविद्यालयों में 75 प्रश्न करने के लिए बोला जाता है, कुछ में 75 ही क्वेश्चंस होते हैं, सब करने होते हैं, किसी में 75 प्रश्न होते हैं और केवल 50 प्रश्न ही शुरुआती करने होते हैं। मतलब कि शुरुआती नहीं, पूरा का पूरा 50 प्रश्न ही 75 में से करने होते हैं। तो आप इंस्ट्रक्शन से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां पर जाइएगा। तो 3 टाइप की परीक्षाएं, मतलब जो अधिकतर विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से करवाते हैं। हालांकि सारी की सारी परीक्षाएं जो होंगी सभी विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही करवाएंगे। एक में 75 नंबर का मतलब 75 क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो 75 और 100 इसी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न पत्र होगा, उसी को आपको हल करना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान, ओएमआर पैटर्न पर परीक्षा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उसी की तैयारी मैं अभी से आपको करवाने जा रहा हूं। इससे पहले इसका सिलेबस मैंने बोर्ड पर अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया है। 2023 में जो फर्स्ट सेमेस्टर में छात्र रहे उनका मॉडल पेपर मैंने, मतलब कि उनके लिए मॉडल पेपर दिया और जो प्रश्न उनमें पूछे गए थे, यानी प्रश्न पत्र हुआ था, उन प्रश्न पत्रों को भी मैंने सॉल्व करवाया। तो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको साल मिल जाएगा, 2022 का भी और 2023 का भी। वो भी प्ले लिस्ट में मैं लगा दूंगा, तो आप नई प्ले लिस्ट 2023 की जल्दी बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी 2023 वाली जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। 2024 की मैं नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जल्दी, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में बीए में, बीएससी में, बीकॉम में आपको को करिकुलर में क्या पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। तो उसी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी परीक्षा से छूटी, मतलब कि आपकी परीक्षा में आए और आपको ना पता हो, मतलब ऐसे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसने वाले हैं। देखिए, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पोषक तत्वों की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है। फटाफट से आप बताओ, कितने समूहों में? 2 समूहों में, 4 समूहों में, 9 समूहों में या फिर 6 समूहों में? फटाफट से आप बताएंगे कितने समूह में बांटा गया भैया? पोषक तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। 6 समूह में पोषक तत्वों को बांटा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं? पोषक तत्वों की अगर बात की जाए, जैसे कि आपका हो गया सब प्रोटीन जो हो गया, शरीर की टूट फूट या मरम्मत करता है। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा कौन हो गया आपका? अगला है कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा है ये कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा जो हो गया आपका, वो हो गया आपका विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स जो होते हैं मेरे भाई, विटामिन्स आपके शरीर को एक प्रकार से रोग प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, मतलब कि रोग प्रतिरोधक एक प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि रोगों से रक्षा करते हैं हमारी। इसके अलावा अगला जो पोषक तत्व है आपके, एक प्रकार से जो भोजन वगैरह में मिलता है, वो तत्व है आपका वसा। वसा माने होता है फैट अंग्रेजी में, ठीक है। तो वसा क्या करती है? ये एक प्रकार से तीव्र गति से ऊर्जा देती है और साथ ही साथ मोटापा यानी चर्बी बढ़ाती है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है वो है खनिज लवण। खनिज लवण की अगर बात की जाए तो खनिज लवण में से सोडियम हो गया,
आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब की ज़रूरत भी अपने शरीर को होती है, तो वो भी एक पोषक तत्व ही है। तो ये हो गए आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा और खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण से भी एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे कैल्शियम वगैरह या आयरन की कमी से आप में एनीमिया हो सकती है, यानी रक्तताल्पता रोग हो सकता है अगर आयरन की कमी है। सोडियम की कमी है, आयोडीन की कमी है तो आपके घेंघा हो सकता है। तो इस प्रकार की कई बीमारियां होती हैं जो कि खनिज लवणों की कमी से होती हैं, मतलब खनिज तत्वों की कमी से होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो खनिज लवण जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और प्रत्येक खनिज लवण से अलग अलग होती है। विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, इस प्रकार से विटामिन बी में ही आप देखते हैं विटामिन का जो बी का कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कई सारी विटामिन B1, B2। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये हो गई आपकी ये विटामिन। और इसके अलावा जो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है पोषक तत्वों में आता है वो होता है अपना जल। ठीक है, तो जल जो होता है वो तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि शरीर ही एक प्रकार से लगभग जल से ही बना हुआ है। जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। मतलब तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, रामचरितमानस में, कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर अपना बना हुआ है, जल, क्षिति, पावक, गगन और समीर। ठीक है, यानी हवा, वायु, मतलब वायु और हवा, इसके अलावा अग्नि, पृथ्वी, आसमान मतलब अंतरिक्ष और जल, इन सभी से मिलकर के बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया एक प्रकार से पोषक तत्व। कितने होते हैं भाई? 6 पोषक तत्व होते हैं। पहली बात तो आपका क्लियर हो गया पोषक तत्व होते क्या हैं। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। अभी पोषक तत्वों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे, मतलब कि प्रश्न जो आएंगे उसके हिसाब से। अगला प्रश्न है, मतलब एक भी प्रश्न आपके दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऐसे मैं आपको समझा दूंगा, आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा इन चीज़ों को तो भी आपके समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? क्या करता है? मानव शरीर का पोषण करता है। वसा मानव शरीर का पोषण करती है, ये फैट वसा नहीं, तो ये तो पोषक तत्व है, पोषण नहीं करता है, पोषक तत्व है ये। इसके अलावा दूसरा है आपका सॉरी, अगला तत्व आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैलोरी। कैलोरी जो होती है ऊर्जा की मापने की इकाई होती है, किलो कैलोरी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये ऊर्जा मापने की इकाई होती है। ये ऊर्जा प्रदान करता है वसा, शरीर में चर्बी बढ़ाता है। जल जो होता है ये भी एक पोषक तत्व ही है। भोजन जो होता है क्या करता है? भोजन वह पदार्थ है जो मानव शरीर का क्या करता है? पोषण करता है। और इसी भोजन में मेरे प्यारे दोस्तों ये 6 पोषक तत्व मैंने बताए थे, जैसे कि वसा हो गया, जैसे कि जल हो गया, जैसे कि विटामिन हो गए, जैसे कि खनिज लवण हो गए। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हरी सब्जियों में या साग वगैरह में आप देखते हैं पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ें आपको मिलती रहती हैं हर एक पोषक तत्वों में, एक प्रकार से हर एक सब्जियों में, फलों में, भोजन जो आपके घर में बनता है उन सभी में ये 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं किसी न किसी मात्रा में। अच्छा, एक संतुलित आहार बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि पोषक तत्वों में एक प्रकार से उचित तरीके से किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन देना है, कितना किस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, कितना किसको वसा की आवश्यकता है, कितना किसको विटामिन की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके हमको संतुलित आहार का एक प्रकार से अपना मेन्यू जो होता है वो सेट करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्टेजेस होते हैं पोषण के? 2, 4, 3 या 5? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? तो पोषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 4 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सा ऑप्शन। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की होती हैं 4 अवस्थाएं। पोषण होता क्या, सबसे पहले ये जान लो पोषण क्या है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछाता है, स्वास्थ्य धन है, स्वास्थ्य ही धन है, ये एक प्रकार से पूछाता है, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पोषण की बात की तो पोषण क्या होता है? वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी, कहा कि पोषण जो होता है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जीवित प्राणी जो होते हैं ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है या उपभोग करता है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे कि शरीर की वृद्धि कोई कर रहा है, इससे प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है और शरीर की टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा आपको शरीर मतलब शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाती हैं। तो ये होते हैं आपके पोषण। ठीक है, पोषक तत्वों में मैंने आपको बता दिया था, प्रोटीन यानी जिसको अमीनो एसिड बोलते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट जिसको आप एक प्रकार से श्वेतासार भी बोल सकते हैं, वसा या वसीय अम्ल की बात कर लें यानी फैट यानी फैटी एसिड, इसके अलावा खनिज लवण यानी मिनरल्स एलिमेंट्स जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, विटामिन जो मैंने आपको बता ही दिया, जल। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से आपके पोषक तत्व होते हैं और पोषण होते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति की अगर बात की जाए तो यही तो आपसे पूछा गया प्रश्न, क्या पूछा गया है? पोषक तत्वों मतलब पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये पूछा गया है। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया?
भैया पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमको, जैसे आप चावल खाते हैं, गेहूं से, ज्वार, बाजरा, ये सब आप खाते हैं, साबूदाना अगर आप खाते हैं, आटा, मैदा, और भी जैसे दलिया आप खाते हैं, नूडल्स, बिस्कुट, ब्रेड, चीनी, गुड़, शहद, सूखा फल खाते हैं, सूखा मेवा खाते हैं, खजूर, किशमिश, अंजीर, दाल वगैरह आप खाते हैं, शकरकंद, जिमीकंद, ठीक है, जैम, जेली, मुरब्बा, मिठाइयाँ आप खाते हैं, तो इस सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा की अगर बात की जाए, यानी फैट की, तो कहाँ पर पाया जाता है? जैसे आपने घी खाया, आपने मक्खन खाया, आपने एक प्रकार से चर्बी युक्त मांस खाया, आपने अंडे का पीला भाग जो होता है उसको खाया, या मछली आपने खाया, वनस्पति घी को आपने यूज़ किया, तो और सभी प्रकार का तिलहन जो होता है, यानी कि तेल वाला जो मटेरियल होता है, और जो खाने योग्य तेल होते हैं, नारियल, बादाम, मूंगफली, काजू अगर आप खाते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब वसा आपको एक प्रकार से देते हैं, यानी कि फैट होते हैं, आपके शरीर की चर्बी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके। और इसके अलावा प्रोटीन कहाँ पर मिलता है भाई? प्रोटीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, अगर आप उनको खाओगे तो प्रोटीन आपको मिलेगा। आप अंडे खाएंगे, मांस, मछली खाएंगे, आप यकृत खाएंगे, और सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा आप फलों की बीजों को खाएंगे, फलियां खाएंगे, राजमा हो गया, मटर है, सोयाबीन है, मूंगफली, काजू, या फिर तिल। तिल जो आपका ठंडी में होता है, तिल का तिलवा वाला त्यौहार, सकट का त्यौहार, तो उसमें तिल उल जो खाते हैं आप, एक काला तिल होता है, एक सफ़ेद तिल होता है, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और इससे शरीर की जो टूट फूट मरम्मत होती है, मतलब कि शरीर की जो टूट फूट वाली अस्थियाँ होती हैं, वो सब एक प्रकार से, जो अस्थियों की बात नहीं, यहाँ पर जो कोशिकाएं वो ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत होती है। ठीक है, तो बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाए। खनिज लवण हमको, जैसे कैल्शियम आपको मिलेगा, अगर आप दूध खाओगे, अंडा खाओगे, तो वहाँ से आपको कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप पालक खाओगे, ठीक है, मेथी हो गया, मेथी आप लोग जानते हैं, पालक मेथी का साग बनता है। बथुआ गांव वगैरह में तंबाकू वगैरह के खेत में होती है, बथुआ जमती है, या खेत वगैरह में गेहूं वगैरह बोया जाता है जब, तो उसी समय बथुआ का साग बनता है। बथुआ की दाल बड़ी ज़बरदस्त, बथुआ और उड़द की दाल मिला करके बनती है, खा लोगे महाराज, बता रहे हैं, उंगलियां चाटोगे अगर अच्छे तरीके से बन गई। साग बन गया बढ़िया तरीके से, आप साग और भात, मतलब साग और चावल अगर खा लिए, मज़ा आ जाएगा, एकदम से तरावट आ जाती है। तो एक प्रकार से सलाद आप खा लिए, हरी धनिया आपने खाया, ठीक है, सूखी मछली, तिल आपने खाया, पनीर, खोया, ये सभी में कैल्शियम मिलता है। फास्फोरस अगर आप में कमी है तो फास्फोरस के लिए आप दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर और अनाज और दालों का सेवन कर सकते हैं, और तिलहन का भी सेवन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में लौह तत्वों की कमी है, यानी आयरन की कमी है, तो उसके लिए आप मांस, मछली और अंडा, यकृत, अनाज, फलियां, हरी पत्ती वाली सब्जियां खाएंगे, सूखे फल खाएंगे, किशमिश, खजूर, अंजीर, तिलहन, ये सब आप खाएंगे तो लौह जो मतलब कि आयरन होता है, या पालक खाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पोटेशियम के लिए आप अनाज और दालें खाएंगे, और हरी सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां खाएंगे, दूध, दही और मट्ठा, ये सब आप खाओगे, पनीर खाओगे, अंडा, सोयाबीन, मांस, मछली, तो उससे पोटेशियम भी मिलता है आपको। सोडियम के लिए आपको नमक, जल, और सभी लगभग सभी खाद्य पदार्थों में कुछ ना कुछ मात्रा में, अनाज और हरी सब्जियों में भी सोडियम कुछ ना कुछ मात्रा में मिलता है। आयोडीन के लिए आप जो है जल का सेवन करें, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, मछली खाएं, और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें, तो इससे आयोडीन की कमी आपकी उसकी भरपाई हो जाती है। विटामिन के लिए आप देखते हैं, विटामिन ए की अगर बात करें, अभी मैं चर्चा कर लूँगा सारी चीज़ें। वैसे विटामिन ए जो होता है वो मछली के यकृत, मतलब मछली के यकृत का तेल जो होता है उसमें मिलता है, खास करके शार्क मछली में और कार्ड मछली में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, मक्खन, घी, अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां खाएंगे तो आप विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है, लाल साग, हरा साग, ये सब खाएंगे तो इससे नहीं मिलेगा। लाल आम, कच्चा, मतलब कि जो हरा आम होता है, कच्चा आम, उसको खाएंगे, कच्चा टमाटर खाएंगे, गाजर, पपीता खाएंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। आपको आंखों से रोशनी बढ़ेगी, यानी रतौंधी नहीं होगी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की अगर बात की है तो मछली के यकृत के तेल में खास करके पाया जाता है, वही जो विटामिन ए के लिए प्रयोग होता है, यानी कार्ड और जो शार्क मछली होती है उसके यकृत में। ठीक है, अंडा, मक्खन, घी, दूध आप खाएंगे, हो जाएगा। विटामिन ई की बात की जाए तो सभी प्रकार की हरी प्रकार की सब्जियां, मेवा, दाल और खड़े अनाज को अगर आप खाएंगे तो उससे ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन ई मिलेगी। विटामिन के की बात की तो हरे पत्तेदार सब्जियां आपको खानी चाहिए, पालक, गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, वनस्पति तेल, ठीक है, आप खाएंगे। अनाज, फल भी उसमें भी पाया जाता है। विटामिन बी की बात की है तो विटामिन बी को एक प्रकार से, विटामिन बी में खास करके आप अगर अनाज खाएंगे, गेहूं, चावल और हाथ का कूटा हुआ जो चावल होता है, ठीक है, ज्वार, बाजरा, सबूत अनाज और छिलके वाली दालें जो होती हैं, बी और सोयाबीन, और बीज आप खाएंगे अनाजों के, वो
ठीक है, मूंगफली, तिल, काजू, मटर ये सब खाएंगे तो उसमें आपको भी मिलेगा विटामिन बी। ठीक है, विटामिन B1 मतलब विटामिन B2 की बात की तो उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, वो भी अंडा, पनीर, दूध, मांस, मछली और खमीर, यकृत इन सब में पाया जाता है, सभी प्रकार की दालों में, सभी प्रकार की अनाजों में और फलियों में, हरी साग में। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन सी जो होता है जिसको स्कारबिक अम्ल भी कहते हैं, आंवले में, अमरूद में, नींबू, संतरा, ठीक है, रसभरी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको मिलेगा विटामिन सी, खास करके खट्टे पदार्थों में, अनानास में, पपीता में, टमाटर में, सहजन की पत्तियों में, हरी धनिया, साग, चौलाई, इस सभी में। अच्छा, विटामिन सी जो होता है वो एक पदार्थ में नहीं पाया जाता है, वो दूध में नहीं पाया जाता, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछेगा अभी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो मतलब कि दूध में तो आप बताएंगे विटामिन सी। ठीक है, या विटामिन सी जो है, दूध किसका स्रोत नहीं है, विटामिन सी का। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, जब पोषण शरीर की अवस्था के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता मतलब शरीर को जितना चाहिए उतना मिल जा रहा है तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सुपोषण, कुपोषण या अपर्याप्त पोषण। तो उसको जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया सुपोषण। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सुपोषण बोलेंगे। ओके, बाद है क्या बोलेंगे, सुपोषण बोलेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, रक्त तालपता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है। रक्त तालपता मतलब जिसको आप एनीमिया बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी को रक्त तालपता बोला जाता है। तो रक्त तालपता जो रोग होता है वो एक प्रकार से कहाँ पर, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता का मतलब होता है रक्त की कमी होना, खून की कमी होना। ठीक है, तो रक्त अल्पता रोग जो होता है ये खास करके लौह तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का आप सेवन करते हैं तो इससे आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो लगभग और लगभग 4.1 या 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वसा की, अगर यही बात प्रश्न पूछता कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा में जो है वो 9 कैलोरी या फिर 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात ध्यान रखिए, यानी कि 1 ग्राम वसा में जहाँ 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मतलब कि 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वहीं पर 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी दुगनी ऊर्जा मिलती है वसा से। समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कम वसा अगर लेंगे तो उससे ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी, लेकिन अगर उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे कम आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ऊर्जा का देने का काम दोनों करते हैं, वसा भी और कार्बोहाइड्रेट भी। वसा ज़्यादा ऊर्जा देती है और कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा देती है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वसा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, चूँकि वसा से आपका फैट भी बढ़ जाता है कभी कभी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। कुपोषण से कौन सा रोग होता है भाई, देखिए क्वाशियोरकर व मैरेस्मस, ठीक है, मैरसेमस या फिर रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा जो होता है वो आयोडीन कमी से होता है। किससे होता है भाई, आयोडीन की कमी से होता है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका, कोई नहीं बच कौन रहा है आपका, ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा जाएगा। क्वाशियोरकर या फिर मैरसेमस जो रोग होता है, ये अगर आपका पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो कुपोषण के आप शिकार, मतलब कुपोषण से यानी कि अच्छे तरीके से अगर आपका पोषण नहीं हुआ, अच्छे तरीके से पोषण का मतलब अगर आपको उचित मात्रा में विटामिन, उचित मात्रा में खनिज लवण की प्राप्ति या उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स या वसा या फिर जल की प्राप्ति नहीं होती है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, क्वाशियोरकर व मैरसेमस रोग जो है आपको हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, एक असमान होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, या कम या अधिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा जो होती है वो एक प्रकार से अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में, स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा जो होती है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए भाई, वो कम होनी चाहिए। बात ध्यान रखिएगा, पुरुष की अपेक्षा मतलब पुरुष को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पुरुष को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है और स्त्रियों को कम, क्योंकि पुरुष लोग जो होते हैं बाहरी काम भी करते हैं और उनके शरीर के लिए वो इम्पोर्टेंट भी होती है। ठीक है, तो इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा, मतलब पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। बिल्कुल, स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए और पुरुष को ज़्यादा आहार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पुरुष को अधिक और स्त्रियों को कम।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए ऊर्जा की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन एवं खनिज लवण या उपयुक्त सभी। तो देखिए प्रोटीन भी पौष्टिक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, विटामिन भी है और खनिज तत्व भी हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पर अगर जल होता तो जल भी आपका पौष्टिक तत्व ही होता, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 तत्व आपके हो गए। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं भाई? 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 4 या 5, कितनी स्थितियां होती हैं? तो अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? अपर्याप्त पोषण की जो स्थितियां होती हैं 2 स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबाकर खाया गया हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हों, भोजन को भली भांति पकाया गया हो। तो संतुलित भोजन के लिए आवश्यक क्या है? संतुलित भोजन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा और इसके अलावा आदि जो तत्व हैं यानी खनिज लवण वगैरह जो होते हैं वो उपस्थित होने चाहिए। वैसा भोजन ही संतुलित भोजन कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है दूध खाना, मांस मछली खाना, हरी सब्जियां खाना, संतुलित आहार करना। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। संतुलित आहार मतलब कि आपके शरीर के हिसाब से आपको आहार मिलना चाहिए, ना कि एक प्रकार से आपको ज़्यादा या कम आहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए? तो एक किशोर लड़के को लगभग और लगभग मैं अगर आपको बताऊं, किशोर लड़का मतलब थोड़ा सा ऐसे 12 साल के आसपास का, 12 साल से ऊपर का, 12 से 18 के बीच का जो लड़का होता है, उन लड़कों को एक प्रकार से लगभग और लगभग बात की जाए तो 2450 या 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक किशोर लड़के को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, आसानी से आप बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। अच्छा, एक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी करता है, शारीरिक श्रम करता है, शरीर से मेहनत करता है, उसके लिए कम से कम 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3600 किलो कैलोरी KCl। ठीक है, 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति यानी शरीर से जो मेहनत करता है व्यक्ति। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, दोपहर के भोजन में लेना चाहिए सब्जी, चपाती, पकोड़े या अंडा या फिर हलवा? तो देखिए, दोपहर के भोजन में आपको सब्जी और चपाती यानी रोटी और सब्जी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। उसमें पकोड़े, हलवा या अंडा खाएंगे तो बेटर नहीं है, ये नाश्ते में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोपहर के भोजन में सब्जी और चपाती ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चपाती माने रोटी होता है। अगला क्वेश्चन से, परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? भोजन के लिए प्राप्त धन पर, पर्याप्त धन पर या प्राप्त धन पर, गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, या गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी पर। क्यों होगा? क्योंकि परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करेगा कि भाई आप अगर ज़्यादा कमाते हैं तो उसके हिसाब से फिट करना पड़ेगा, आप कम कमाते हैं तो उसके हिसाब से आपका मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कितना किस दिन क्या बनेगा। अब जरूरी नहीं कि भाई सभी लोग मेन्यू बना करके ही चल पाएंगे। गरीब लोगों के यहाँ पर रोटी सब्जी ही मिल जाए खाने के लिए वही बहुत है। अमीरों के यहाँ तो भाई रोटी सब्जी क्या बदल बदल खाते हैं, मेनू के हिसाब से खाते हैं। वो आप देखते गरीब लोग ही कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको उचित मात्रा में ये सारे तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको एक प्रकार से और क्या होता है, भूखे ही सो जाते कभी कभी, पनियोली दाल पीते हैं, खाते हैं, पानी पी करके ही अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो एक कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आपने जरूर पढ़ा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, भिक्षुक कविता है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी अगर हिंदी पढ़ा होगा। वह आता दो टूक कलेजे का, करता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का, करता पछताता पथ पर आता।
साथ जो 2 बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, और घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते। ये होती है गरीबी मेरे प्यारे दोस्तों। तो गरीबी जो होती है वो मेन्यू नहीं दिखाती है, या मेन्यू के हिसाब से कुछ नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वही लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि कोई मेन्यू नहीं है, कोई खाना वैसे बन रहा है, गाँव वगैरह में वैसे ही खाना बनता है, कोई मेनू सेनू नहीं होता है। जौन जौने दिन आएगा, जौने दिन जो सब्जी मिल गई दुकान पर इधर उधर वह बनेगा, और सब्जी नहीं मिली तो वैसे ही निपट गया, दलिए बन के काम चलेगा। ठीक है, बताना खाए पिए नहीं। लेकिन शहरों में क्या होता है, लोग कमाते हैं और खाते हैं अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं। सुबह का नाश्ता बनता है। गांव वगैरह में नाश्ते का मतलब जानते हैं क्या होता है? नाश्ते का मतलब गांव में होता है खाली चाय और एक आध दो रस मिलेगा या ब्रेड मिलेगा। वह ब्रेड गरमाग नहीं मिलत है। ब्रेड कैसा मिलता है जानते हैं? ब्रेड मिलता है वैसे सूखा, मतलब जैसे खरीद के लाओ, वह खोल खाए लियो। ठीक है, नाश्ते में, या फिर मान लेते कुछ लोगों के यहाँ आप गांव में प्रचलन है कि दलिया बनने लगी है। दलिया समझ रहे हैं ना, पैरीज वाली दलिया। ठीक है, ये दाल नहीं, दलिया बनती है गेहूं की, जो है उसमें दूध मिला करके बढ़िया बनाई जाती है, तो दलिया। लेकिन मेनू में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको खाना ही नाश्ते में, तो किसी दिन दलिया केला, दलिया के साथ अगर 2 केला खा लेंगे तो ज़्यादा सेहत के लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा बात की जाए अगर, चूंकि हम पोषण पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम आप आम सामान्य भाषा से उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना हो। और ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो आप फंसा आपको नहीं पाएगा, वो कैसे भी प्रश्न पूछे। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया, यह लेक्चर आपने अंत तक अटेंड कर लिया, निश्चित तौर पर आपसे कोई आगे नहीं जाएगा और आप एक प्रकार से 100 में 100 मार करके आओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसकी परीक्षा आपको देनी है और इसको पास करना भी अनिवार्य आपको होगा। ठीक है, और पास कर जाएंगे, बस आप अंत तक देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, और भी वीडियोस मैं दूंगा, लेकिन ये अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई नाश्ते में क्या ले लो, जैसे एक दिन हो गया दलिया केला आपने रख लिया, 2 केला और 1 कटोरी दलिया आपने सुबह उठते हुए इसको खा लिया। ठीक है, तो ये होगा। दूसरे दिन आपने क्या किया, दूसरे दिन मैं सस्ता नाश्ता बता रहा हूँ, दलिया आपको मिल जाएगी, मतलब आप तो मोदी जी भी दे रहे थे बच्चों को, छोटे बच्चों को मिलती है। हालांकि आप खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती होती है, आपका काम निपट जाएगा। 2 केला और दलिया खा लिया, स्वास्थ्य के लिए बड़ी फिट है। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप क्या करें, चना वना या फिर दूध वगैरह मिल जाए थोड़ा सा, तो दूध और चना ले लें थोड़ा सा, उसको बस दूध और चना हो गया। फिर तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, अच्छा दूध के साथ अगर हो तो आप ब्रेड जो है, या फिर अगर चाय पीते हैं तो चाय, मेरे हिसाब से चाय आप रखें किस दिन, पराठे के दिन आप चाय रख लें, यानी कि आलू का पराठा बना लें और चाय बना लें। तो आलू का पराठा और चाय हो गया तीसरे दिन। ठीक है, दूध के साथ आप क्या रख सकते हो, चना रख सकते हो, और एक प्रकार से आप ब्रेड भी रख सकते हैं, सेका हुआ ब्रेड। ब्रेड जब भी खाएं तो कच्चा ब्रेड ना खाएं, आप उसको तावे पर घी से या मक्खन से उसको आप सेक करके तब खाएं, ज़्यादा बेटर लगता है। और ब्रेड ये छोटा वाला 10 वाला पैकेट जो आप खरीदते हैं, ये एक प्रकार से उतना अच्छा नहीं होता, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप जो बड़ा वाला ब्रेड आता है 30-30 रुपये वाला आता है, ब्राउन ब्रेड या फिर जो सादा ही ब्रेड होता है जो बड़ा होता है, उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप उसको जब गर्मा करके खाएंगे तो थोड़ा नमकीन लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, तो उसको अगर आप खाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैं भी ये नहीं कर पाता हूँ और ना ही कोई गाँव में कर पाता है, मैं तो गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती, बस केवल ज्ञान देने के लिए होती हैं कि मैं आपको बताऊंगा, आप दूसरों को बताओगे, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ना आप ना मैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो शहरों में क्या होता है कि तुरंत जाना रहता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि भाई गांव में है, कभी ज़्यादा देर उठे कभी कम देर, कोई टाइमिंग नहीं, कभी कहीं अलग चले गए, कहीं पर क्या हुआ। लेकिन शहरों में क्या, ड्यूटी जाना है तो तुरंत उतने बजे ही उठना है, एक टाइमिंग फिक्स है सबकी, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक चीज़ में। तो यही सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा और भी नाश्ते में आप रख सकते हैं सुबह, जैसे कि आपने किसी दिन जो है रख लिया, क्या बोलते हैं, आपने किसी दिन हलवा रख लिया। ठीक है, हलवा आप सुबह नाश्ता में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रात्रि के भोजन पर क्या लेना चाहिए। रात्रि के भोजन में हमको क्या लेना चाहिए, चाय, समोसा, पापड़, क्या खाना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रात्रि के भोजन में हम लोगों को क्या खाना चाहिए भाई, रात्रि के भोजन में इनमें से ना समोसा खाएं, ना चाय खाएं, ना पापड़, ये सब इंपॉर्टेंट ही नहीं, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई ना खाएं। ठीक है, और रात में आप, अच्छा रात में आप दाल भी नहीं खाएं, रात में दाल नहीं खाया जाता। रात में एक प्रकार से दाल अगर खाते हैं चावल के साथ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अच्छा, रात में जब भी आप खाएं खाना तो उसमें आप मतलब ट्राई करें कि जैसे सोयाबीन की सब्जी हो गई, उसके साथ अगर आपने चावल खा लिया, सोयाबीन की दाल बनती है, ठीक है, सब्जी टाइप की बनती है, थोड़ी तरावट होती, तो वो बनाएं, उसको खा सकते हैं आप। इसके अलावा आप और भी अच्छा तरीके से अगर खाने के शौकीन है तो आप और भी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि
राजमा का दाल बना लिया आपने, आपने छोला बनवा लिया शाम मीटिंग में, तो ये सब ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है आयु, संप्रदाय, व्यवसाय या फिर मान सम्मान। देखिए, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व है वो होता है आयु। आयु के हिसाब से एक प्रकार से भोजन या आहार आयोजन किया जाता है, ताकि किस उम्र के व्यक्ति को कितना भोजन या कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितना प्रोटीन की आवश्यकता है, कितना किस पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो आयु पर डिपेंड करता है। बच्चों के लिए कैसा, किशोरों के लिए कैसा, युवाओं के लिए कैसा, प्रौढ़ों के लिए कैसा, गर्भवती महिला के लिए कैसा, ठीक है, धात्री महिला के लिए कैसा, यानी कि जो स्त्री दूध पिला रही उसके लिए कैसा, ठीक है, किशोरियों के लिए एक प्रकार से कितनी ऊर्जा की आवश्यकता, कैसा आहार आयोजन करना चाहिए। तो आयु पर डिपेंड बहुत कुछ करता है। आयु हो गया, लिंग हो गया, यानी स्त्री पुरुष के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा आपका मतलब कि आप क्या एक प्रकार से कितना कमाते हैं, वो भी, आपकी रुचि क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व जो है वो आयु है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है इनमें से। देखिए, अध्ययन कोई तत्व नहीं होता है, रुचि मतलब रुचि, आयु और लिंग। लिंग माने महिला पुरुष के हिसाब से आहार आयोजन करना पड़ता है कि भाई महिलाओं को कैसा, पुरुषों को कैसा। रुचि मतलब किसकी रुचि कैसी है, कोई इसको पसंद है, किसी को ये नहीं पसंद है, तो उसके हिसाब से आहार का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आयु की अगर बात की जाए, जैसे कोई मान लेते परवल की सब्जी नहीं खाता है, तो उसके स्थान पर आपने थोड़ा सा भिंडी ही बना दिया तावे पर रख करके, ताकि वो भी आप मैनेज कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार से आयु मतलब कि मैंने अभी भी आपको बताया कि भाई कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किशोर है, कोई अभी बच्चा है। तो इस प्रकार से बच्चों के खाने में खास करके प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। युवाओं के और किशोरों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा और प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। जो काम करने वाले व्यक्ति, उनमें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था, मतलब कि उनके लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, आहार नियोजन से लाभ है कि धन की बचत होती है, समय की बचत होती है और आहार व्यवस्थित रहता है। तो समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है और आहार व्यवस्थित भी रहता है। आहार नियोजन का या आहार आयोजन का यही लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई उत्सव है, तिलक है, शादी ब्याह ठनते हैं, तो आप क्या रखते हैं? सबसे पहली बात क्या रखते हैं? आपके मन में क्या आया होगा? मटर पनीर, दाल चावल, सूप या रोटी सब्जी? तो रोटी सब्जी तो आप वैसे ही खाते हैं, घर में डेली खाते हैं। सूप वगैरह भी एक प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। दाल चावल भी रोज़ डेली खाते हैं। बस ये मटर पनीर जो होता है, जो आप डेली नहीं खाते हैं, वरना डेली खा पाएंगे कोई, ठीक है। तो एक आध दिन मटर पनीर जैसे कोई उत्सव में आप ठनते हैं, अगर आप मटर पनीर आज के उत्सव में नहीं कर रहे हैं तो आपको कहेंगे अरे इसके तो कुछ रहबे नहीं करी, इससे तो नाक काट ली, पनीर रवे नहीं खवाईस, ठीक है, ऐसे बोली हैं। तो मटर पनीर करेक्ट आंसर हो जाए कि अगर कोनो उत्सव ठाना तो घर पर तो मटर पनीर खवावे पड़िए, ठीक है। ये जाने रहो, अगर तिलक ब्याह शादी कुछ ठनत ही तोरे यहाँ केहू यहाँ आप माँ से तो मटर पनीर ना रखबो तो सबे गाँव वाले तोरे कहिए कि अरे खवाई नहीं पाइस। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मौसम का ध्यान रखना चाहिए कि किस मौसम में आप आहार नियोजन कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, ठंडी का है, गर्मी का, पाक प्रणाली का यानी कि जो नियम कायदा होता है जो उसका वो, या फिर परिवार के सदस्यों की रुचियाँ। बिल्कुल इन सभी पर डिपेंड होना पड़ेगा। मौसम के हिसाब से आहार नियोजन किया जाता है। मौसम में, बरसात के मौसम में जैसे आप देखते हैं तला भुजा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडियों में आप देखते हैं आप अच्छा खाते हैं, ठीक है। गर्मियों में कम थोड़ा सा पसंद करते हैं खाना वाना, तला भुना चीज़, तो उसमें आपको बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन से अभिप्राय क्या है? परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन या परिवार की रुचि के अनुसार भोजन? तो आहार आयोजन से अभिप्राय क्या होता है? इन सभी, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यानी परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, ये भी आहार आयोजन बताता है। इसके अलावा पोषण सिद्धांत क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग भोजन की व्यवस्था, और परिवार की रुचि क्या है उसके अनुसार भोजन, ठीक है। तो ये सब आहार नियोजन से ही अभिप्राय, या आहार आयोजन और आहार नियोजन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। प्रश्न है, दूध से बने पदार्थ कौन से हैं? बताएं, खोया, पनीर या दही? दूध से सारे पदार्थ बनते हैं। खोया भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनती है और दही भी दूध ही से बनती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। देखिए, द्वितीय समूह की अगर बात की जाए, अच्छा
जो पोषक तत्व हैं उनको 5 भोज समूहों में बांटा गया है। कुछ लोग उसको एक प्रकार से 7 बांटते हैं, लेकिन एक प्रकार से मुख्य रूप से 5 पोषक तत्वों की अगर बात करें तो हम 5 भोज समूह हैं। तो उसी में से पूछा जा रहा है कि जो मांस मछली है, मतलब कि जो द्वितीय समूह है उसमें कौन सा चीज़ें आती है। तो द्वितीय समूह में मांस, मछली, अंडा और दालें जो ये सब होते हैं सब आते हैं। अच्छा, जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, भोज समूह होते हैं, उसमें प्रोटीन, लोहा और नाइलिन पाया जाता है। खनिज तत्व और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। द्वितीय समूह में आप लगाएंगे मांस, मछली आपको मतलब मिलती है। इसके अलावा मैं आपको यही क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जो आपके तत्व हैं, भोज समूह के तत्व हैं, उसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 7 भोज समूह हैं, एक तो 5 हैं और एक 7 हैं। 2 टाइप के भोज समूह हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आधारीय भोज समूहों की अगर बात की जाए तो नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका के पोषण विशेषज्ञों ने आहार में 10 पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताए हैं। 10 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक कैल्शियम, एक लोहा, एक विटामिन ए और एक थायमीन और एक राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन सी और विटामिन डी। ये तत्व अगर भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं तो उन्हीं को एक प्रकार से उन लोगों ने आधार बनाया। और NRC जो है एक प्रकार जिसको आप बोलते हैं नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका का पोषण संस्थान है, तो वहाँ पर एक प्रकार से 7 समूहों में बांटा गया। तो आपसे पूछेगा अगर नेशनल रिसर्च काउंसिल के अनुसार कितने समूहों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 7 समूह में बांटा गया है। लेकिन अगर पूछे वैसे तो आप बताएंगे 5 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर षष्ठ समूह में पदार्थ पूछा गया है। षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं, आटा आता है, रोटी आता है, फिर ब्रेड आता है। तो जो 7वां समूह होता है इसमें आपका षष्ठ समूह पूछा गया ना। षष्ठ समूह में आपका आता है आटा वगैरह ये सब आता है, ब्रेड वगैरह जो होता है षष्ठ समूह में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि छठे समूह में अनाज, आटा, रोटी, ब्रेड ये सब आते हैं। मतलब इस समूह में, छठे समूह में भोज्य पदार्थ ऊर्जा तथा कैलोरी के प्रमुख साधन होते हैं। विटामिन बी, लोहा और फास्फोरस में भी इस समूह के द्वारा प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, मक्का खास करके षष्ठ समूह में पाए जाते हैं। अब मैं एक प्रकार से समूह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रथम समूह में अगर अब बात करी जाए, जो आधारीय भोज समूह है जो अमेरिका ने बताया है, उसमें प्रथम समूह में हरी और पीली सब्जियां और फल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिससे विटामिन जो है ए और विटामिन सी की प्राप्ति होती है, लोहा यानी आयरन की प्राप्ति होती है, राइबोफ्लेविन के प्रमुख रूप से स्रोत होते हैं, ठीक है। और कच्चे और पके हुए और जो पदार्थ होते हैं ये सब आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब भोज्य पदार्थ होते हैं, कच्चे भी आप खा सकते हैं, पके, ठंडे ये सब खाए जा सकते हैं। जो खास करके हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, फल आप कच्चे भी खा सकते हैं और इसको पका करके भी खा सकते हैं सब्जियों को, ठीक है। तो प्रथम भोज समूह में इसमें खास करके पालक, मेथी, ठीक है, और चौरैया का साग, पुदीना हो गया, हरी धनिया हो गई, मूली, गाजर हो गई, हरी मटर है, चने का साग है, ठीक है, सजनी की पत्तियाँ ये सब हैं, ठीक है। आम, पपीता भी आपको प्रथम समूह में आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीय भोज समूह की अगर बात की है, द्वितीय में आप देखिएगा खट्टे और रसीले जो एक प्रकार से पदार्थ होते हैं, खास करके खट्टे और रसीले फल जो होते हैं और सब्जियां, खास करके विटामिन जो खास करके विटामिन सी के लिए उपयुक्त होती हैं, वो द्वितीय समूह में आती हैं, ठीक है। तो द्वितीय समूह में जैसे अमरूद हो गया, नींबू है, संतरा है, अनानास है, मौसमी है, आंवला है, ठीक है, सहजनी है, कच्ची पत्ता गोभी हो गई, ये सब जो है द्वितीय भोज समूह में आते हैं। तृतीय भोज समूह की अगर बात की जाए तो उसमें आलू है, फल हैं और सब्जियां हैं, ठीक है। खास करके प्रथम और दूसरे समूह के अतिरिक्त जो भी फल और सब्जियां बचती हैं वो तृतीय समूह में शामिल कर दी जाती हैं। आलू, प्याज, चुकंदर, फूल गोभी, केला, खजूर, अंजीर, खुमानी, करेला, बैगन, ककड़ी, खीरा, भिंडी, लौकी, सेब, तरबूज ये सब खास करके इसमें शामिल किए जाते हैं, बीज वाले ज़्यादा पदार्थ, ठीक है। जो चौथा भोज समूह है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें दूध और दूध से बने हुए जितने पदार्थ होते हैं वो सब शामिल होते हैं। खासकर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए, प्रोटीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन इन सभी के एक प्रकार से लिए चतुर्थ समूह के तत्व आवश्यक होते हैं जो दूध दही से बनते हैं। जैसे मट्ठा हो गया, पनीर है, दूध है, दही है, खोया है, दूध पाउडर भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। पांचवा जो एक प्रकार से भोज समूह वाला तत्व है, पंचम समूह, उसमें मांस, मछली और अंडा। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात जो दालें होती हैं, दाल मतलब जैसे कि जो दाल समझ रहे हैं ना, जैसे अरहर दाल, उड़द दाल, ठीक है, मटर दाल, चना दाल ये सब, ठीक है, सूखे बीज और नट्स और सोयाबीन ये सब एक प्रकार से शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं भैया? पंचम समूह में, मांस, मछली वगैरह, अंडा, ठीक है, ये सब। और आपका जो छठा समूह होता है उसमें अगर बात की जाए तो उसमें आटा, अनाज, रोटी, ब्रेड ये सब आ जाते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे, गेहूँ, चावल, मक्का ये सब आ जाते हैं षष्ठ समूह में। इसके अलावा सातवां जो भोज समूह है उसमें आता है आपका घी और तेल और शर्करा, यानी कि जो वसीय पदार्थ होते हैं, खास करके मक्खन, घी ये सब आते हैं, ठीक है, वनस्पति तेल ये सब आ जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया 7 भोज समूह जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं आटा, ब्रेड, रोटी, ये सब ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं 2, 4, 3 या फिर 7। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया खाद्य समूह के मतलब खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, तो खाद्य पदार्थ के समूह की बात की है तो यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं, तो आप 7 लगाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब 5 भी ऑप्शन देगा तो वहाँ पर जो है बता देगा कि ANCR या नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका से एक प्रकार से उसके अनुसार ऑप्शन नंबर उसमें आप डी ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से, ग्लूकोज से, विटामिन से या वसा से। देखिए, हमको सबसे शीघ्र या सबसे जल्दी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमको ग्लूकोज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भाई? ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार से भाग होता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे शीघ्र यानी बहुत जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज से, यानी जो खिलाड़ी लोग पीते हैं खेलते खेलते वो ग्लूकोज की ही प्रकार से ड्रिंक होती है, उसको पीते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है, थकावट कम महसूस होती है, क्लियर। और जो वसा से ऊर्जा मिलती है वो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ना कि तीव्र गति से मिलती है, ठीक है। तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ये बात ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा जरूर मिलती है, लेकिन तीव्र गति से ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है, क्लियर, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ही उसी का एक भाग है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र भी होता है C6H12O6, ठीक है, यानी इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु विद्यमान होते हैं ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? तो सब्जी भाजी जितने होते हैं ये रक्षात्मक है या वृद्धिकारक है या शक्तिदायक है? तो सब्जी भाजी जो होते हैं ये मेरे हिसाब से या आप वैज्ञानिकता के हिसाब से देखेंगे तो ये रक्षात्मक है, यानी विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्षात्मक भोज्य समूह है। रक्षात्मक मतलब क्या होता है? ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, स्ट्रांग करते हैं इम्यूनिटी को, ताकि रोग से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? देखिए, संपूर्ण आहार की जब भी बात होगी तो किसकी बात होगी? हमेशा दूध की बात होगी। दूध जो है वही केवल संपूर्ण आहार है और दुनिया में कोई संपूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि दूध जो होता है, बच्चा जब अपनी माता का दूध पीता है, फिर कोई भी दूध पीता है तो बिना कुछ और खाए पिए, क्योंकि दूध में हर एक चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो दूध से बच्चा जिंदा रहता है, क्योंकि बच्चा जो होता है छोटा, एक साल तक लगभग या 6 महीने तो कुछ खाता पीता नहीं है, दूध ही पीता है ना, लेकिन वो जिंदा रहता है। तो उसको आप पूछेंगे सर जी उसमें तो आपने ये जितने सारे खाद्य पदार्थ समूह दुनिया भर का हेन तेन जो गिनाया, ये सब वो नहीं खाता बच्चा, तो भी जिंदा रहता है। तो इसीलिए दूध को संतुलित आहार का एक प्रकार से शुद्ध या एक प्रकार से बोलते हैं संपूर्ण आहार बोलते हैं दूध को, ठीक है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षाएं प्रश्न आता है ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से एक एक प्रश्न पर गौर करिएगा। अगला प्रश्न है भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? तो भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? खनिज लवण, स्टार्च, तो खनिज लवण नहीं है, ये रक्षात्मक चीज़ें होती हैं। स्टार्च भी एक प्रकार से नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का साधन है, ठीक है, भोजन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा भी भोजन मतलब की ऊर्जा का ही साधन है। खनिज लवण, विटामिन्स, ठीक है, ये रक्षात्मक में आते हैं। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो मरम्मतीकरण के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। शरीर में टूट फूट जब कोई हो जाती है, जो मांसपेशियां या जैसे कोशिकाएं, ऊतक में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ कौन सा है? बताएं, शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला पदार्थ कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला जो पदार्थ है वो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, वो प्रोटीन के द्वारा होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये रक्षात्मक तत्वों में आते हैं, यानी कि ये शरीर रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गई चीज़ें। तो प्रोटीन क्या है? ये शरीर की वृद्धि व विकास करने में सहायक होते हैं और इसके अलावा टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादक मतलब ऊर्जा उत्पादक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा या फिर विटामिन व खनिज लवण। तो ऊर्जा उत्पादक तत्वों में क्या आता है? देखिए, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है तो ये आपका हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण भी नहीं देते हैं तो ये दोनों कट गया। कार्बोहाइड्रेट और वसा मैंने आपको बताया था ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल भी ऊर्जा नहीं देता है। क्लियर? तो मतलब कुछ मात्रा में होगा जरूर ऊर्जा मतलब कि जल से, लेकिन जल उदासीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है यही ऊर्जा देती है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। प्रोटीन रोगों से रक्षा, शरीर की वृद्धि और विकास करने में, यानी बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है और युवाओं में खासकर कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वृद्धों में विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता ज़्यादा होती है, चूँकि उनसे रोगों को मतलब आजकल तो सभी को ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है विटामिन और खनिज लवण की। आजकल के युवा लोग ही वृद्धातुर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से अम्ल उत्पादकता पदार्थ कौन सा है? बताएं।
अम्ल उत्पादकता मतलब क्या होता है, अम्ल उत्पादन करने वाला पदार्थ। दूध अम्ल उत्पादन करता है, या फल या अंडा या साग सब्जियां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंडा जो होता है वो अम्ल उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा? असुरक्षात्मक आहार मतलब कि जो सुरक्षात्मक आहार में नहीं आता है। तो असुरक्षात्मक आहार में यही शर्करा आपकी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मछली भी सुरक्षात्मक आहार है, ताजे फलों का रस, पनीर, ये सब क्या है, सुरक्षात्मक आहार होते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे ए ऑप्शन। शर्करा जो होती है असुरक्षात्मक आहार होती है। ऊर्जा जरूर आपको दे देगी लेकिन असुरक्षात्मक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की यांत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो शरीर की यांत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है भाई इनमें से? तो वो है आपका प्रोटीन भी आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, खनिज लवण भी करते हैं और विटामिन भी करते हैं। चूंकि प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो रोगों से रक्षा करने के लिए स्ट्रांग करते हैं हमको, और प्रोटीन जो होती है टूट फूट की मरम्मत करके हमारी मांसपेशियों को तगड़ा बनाता है और अच्छा बनाता है। तो इसलिए आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं शरीर के खनिज लवण, प्रोटीन और विटामिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रोटीन जो है मतलब भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि? भोजन हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है भोजन, और व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है भोजन। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी दृष्टि से उपयोगी है भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन क्या है? प्रोटीन ये टूट फूट की मरम्मत और शारीरिक वृद्धि के लिए, और खनिज लवण ये एक प्रकार से रोगात्मक रक्षण के लिए, विटामिन भी उसी प्रकार का, कार्बोज ही एक प्रकार से क्या है, भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे क्या करेक्ट आंसर हो गया? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाया जाता है अनाजों में? कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुरुआत में हमने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली कैलोरी ऊर्जा 9.11 किलो, मतलब 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि बात की 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है, बिल्कुल डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है, हरी सब्जियां, सेब, प्याज या मटर। तो प्रोटीन प्राप्ति का इनमें से सबसे अच्छा जो साधन है वो आपका होता है मटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है कि संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, भावनाओं को व्यक्त करना भी भोजन का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कार्य है, और मानसिक तनाव को भी भोजन अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा कम महसूस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को एकदम से रटते हुए आगे चलेंगे, और बहुत ही तीव्र गति से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सरल भाषा में बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक प्रकार से मैं भाग रहा हूँ और आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। बताएं, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? शक्कर, गुड़ या शकरकंद? तो आप देखिएगा, शक्कर, गुड़, शकरकंद, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट जो है पाया ही जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जटिल कार्बोज है, सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन या पेक्टिन या स्टार्च? तो ये सब कार्बोज ही हैं। अच्छा, इनमें से कौन जटिल कार्बोज है ये बताएं। तो जटिल कार्बोज इनमें से कौन सा है भाई? इनमें से सेल्यूलोज जो है वो जटिल कार्बोज है, ये मनुष्य एक प्रकार से ज़्यादा नहीं पचाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, चर्बी अधिक होती है, स्फूर्ति रहती है, कमजोरी आती है? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है कमजोरी आती है। क्या आती है? कमजोरी आती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से स्फूर्ति आती है, और मोटापा भी वसा की अधिकता से बढ़ता है, और चर्बी मतलब वसा की अधिकता से बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है। तो स्तनधारियों के दूध में क्या उपस्थित रहता है भैया? स्टार्च, हेक्साट्रिन या पैक्टिन या फिर लैक्टोज? तो दूध में क्या उपस्थित होता है? अच्छा, दूध नापने की मशीन को क्या कहते हैं? दूध का जो उसकी क्वालिटी चेक करता है उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो उसमें क्या होता है? लैक्टोज की मात्रा ही चेक की जाती है। तो लैक्टोज ही स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सरलतम शर्करा कौन सी इनमें से? सरलतम शर्करा जो होती है वो कौन सी भाई? वो ग्लूकोज ही सरलतम शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैक्टीन पाया जाता है। पैक्टीन जो होता है, पैक्टीन जो होता है कहाँ पर पाया जाता है भाई? पैक्टीन पैक्टीन जो पाया जाता है दूध में, घी में, दाल चावल में या पके हुए फलों में। तो पैक्टीन जो होता है वो पके हुए फलों में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से अगर बांटें तो उसको कितने भागों में बांटा गया भैया? उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मतलब डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, जो है 3 भागों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन देखिए, दूध, गुड़, चीनी, शहद, इनमें से क्या नहीं? तो दूध में आप देखिएगा, दूध में कम मात्रा में ही पाया जाए, मतलब दूध में पाया ही नहीं जाता है कार्बोहाइड्रेट, अनाजों में पाया जाता है, और बाकी गुड़, चीनी, शहद में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के साधन है? आलू, जिमीकंद, अरबी या उपरोक्त सभी? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन की अगर बात करें तो आलू, अरबी, जिमीकंद इन सभी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी मतलब क्या होता है? घुइया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, सलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन हैं? तो पके हुए जो मीठे फल होते हैं, शहद, शकरकंद, गन्ना, सलजम में आप देखिए ग्लूकोज पाया जाता है, या लैक्टोज, या सुक्रोज, या फिर डाई सुक्रोज? क्या पाया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है पके हुए मीठे फलों में, शहद में, शकरकंद, गन्ना, सलजम इन सभी में। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है क्या? फटाफट से आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या है? सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, गन्ना में से सुक्रोज मिलता है, चुकंदर, फल, सूखे मेवे, यहाँ से सुक्रोज की प्राप्ति ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन। ठीक है, तो सुक्रोज, अब यहाँ पर कहेंगे कि सर जी आपने सुक्रोज क्यों नहीं लगाया? तो ग्लूकोज में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रोटीन की कमी, मतलब प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बताने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न है, प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताएं। तो प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन से हैं भाई? देखिए, ये पाचन क्षमता भी होती है, शरीर का आकार और विशेष अवस्थाएं। प्रोटीन की आवश्यकता कब शरीर और आकार के हिसाब से दी जाती है, पाचन क्षमता किस व्यक्ति की ऐसी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, और विशेष अवस्था यानी कोई शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में है, या फिर एक प्रकार से किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में है, धात्री अवस्था में है, फिर गर्भावस्था में, किस अवस्था में उसके अकॉर्डिंग उसको, या लिंग के हिसाब से महिला है पुरुष है, इसके हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता प्रभावित होती है उन सभी से। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। तो पुरुषों के लिए प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता है वो होती है 60 ग्राम। एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पुरुषों को होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मुल्डर महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुल्डर महोदय के द्वारा प्रोटीन नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है भाई? 9 होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा चीज़ें? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, आपको बता दूं, शिशु अवस्था में खास करके, अच्छा, पुरुषों के लिए 60 ग्राम आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खास करके मैंने आपको बताया था कि भाई पुरुषों के लिए 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में होती है। कितनी? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्त्रियों के लिए अगर पूछता तो कितना होता? 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में स्त्रियों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्त्रियां जब गर्भावस्था में होती हैं, यानी कि पेट में बच्चा होता है, उस स्थिति में उनको 65 ग्राम जो है आवश्यकता होती है प्रोटीन की। इसके अलावा स्त्रियों की जब धात्री अवस्था में होती है, जब वो दूध पिलाने की अवस्था में होती हैं, उस समय उनको प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उनको होती है एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषों से वो आगे चली जाती है प्रोटीन के मामले में, चूँकि एक प्रकार से जो है, चूँकि दूध पिलाती तो उस समय एक प्रकार से प्रोटीन की आवश्यकता उनको बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक प्रकार से बच्चे की बात की है तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम में एक प्रकार से दूध में बच्चे के एक प्रकार से
मतलब अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो 2 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अगर 2 किलोग्राम का बच्चा हो गया तो 4 ग्राम प्रोटीन की आपको उसको आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा 1 साल का, मतलब कि बाल्यावस्था में अगर 1 साल का है, 1 साल का बच्चा हो गया तो 22 ग्राम प्रोटीन उसको देनी चाहिए। 2 वर्ष का हो गया तो भाई 22 ग्राम, 3 वर्ष का तो भी 22 ग्राम, लेकिन अगर 4 से 6 वर्ष का हो गया तो समय ये आंकड़ा बढ़कर के 29.4 का हो जाता है। और 7 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चे को 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दिन में। 10 से 12 वर्ष के लड़कों को 54 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और किशोरावस्था में खास करके बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के लड़कों को 70 ग्राम प्रोटीन की और लड़कियों को 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और 16 से 18 के बीच की अगर बात की जाए वर्ष के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 78 ग्राम और लड़कियों के लिए 63 ग्राम। तो एक प्रकार से इस समय चूंकि उनके शरीर का विकास हो रहा होता है जोड़ों से, तो प्रोटीन की आवश्यकता उस समय ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणिज जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्राणिज प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या है भाई? देखिए, सोयाबीन, सेब, मूंगफली सभी में प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर जो रोग होता है उसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो क्वाशियोरकर रोग की खोज की गई थी किसके द्वारा, मतलब कि कब की गई थी? 1993 में की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1993। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वानस्पतिक प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से प्रोटीन के रूप में होती है। दूध में प्रोटीन के रूप में क्या होती है? दूध में प्रोटीन के रूप में केसीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में लगातार बनता है। अगला प्रश्न, दालों में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है भाई? दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? फटाफट से आप बताएंगे। दालों में सबसे अधिक मात्रा में हमको प्राप्त होता है क्या? दालों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण का मूल्य है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मतलब वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण में 35 से 40% का योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिल करके जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलें, बताने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग फटाफट से। अच्छा, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है भाई? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। मतलब सबसे अधिक नहीं, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में भी प्रोटीन, मतलब अंडे में क्या पाया जाता है? अंडे में भी प्रोटीन खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बात ध्यान। अच्छा, प्रोटीन शब्द सबसे पहले जो लाया है वो किसने लाया है? प्रश्न मैंने पूछा था, तुम आप लोगों ने बताया था कि भाई मुल्डर ने लाया है, ठीक है। मुल्डर ने 1838 में सबसे पहले उसको प्रोटीन कहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सोडियम प्राप्ति का अच्छा सबसे स्रोत कौन सा है, बताएं। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो कौन सा स्रोत है भाई? वो स्रोत है नमक, ठीक है। नमक से आप सोडियम की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। और Na को ही बोलते हैं सोडियम, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। तो नमक का सूत्र ही होता है NaCl, क्लियर। अच्छा, नमक और पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नमक और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है। अच्छा, इसकी अब क्रिया करवाएंगे, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इसमें रसायन शास्त्र पढ़ा दूं, अभी आप लोग पढ़ कर के आए होंगे। सोडियम प्राप्ति में अगर आप देखिएगा यहाँ पर नमक का सूत्र क्या होता है भैया? NaCl। नमक पानी का घोल जो होता है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? प्लस H2O। एक क्रिया करते हैं, गिब्स आउट क्या होगा? गिब्स आउट में क्या निकलेगा? देखिए, Na यहाँ से हमने उठाया, Na लिख दिया, ठीक है। एक यहाँ का मैंने O लिया, यहाँ पर कर दिया। एक यहाँ का मैंने H ले लिया, यहाँ पर कर दिया। NaOH क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। प्लस में क्या होगा? प्लस में अब देखिए यहाँ पर एक H बच रहा है, तो मैंने एक यहाँ पर H कर लिया। A और यहाँ पर Cl यानी क्लोराइड बच रहा है, क्लोराइड मैंने HCl क्या बनता है आपका?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तत्व आपका बन गया, मतलब एक गैस भी हो सकती है, और NaOH, ठीक है। तो ये दो एक प्रकार से चीज़ें प्राप्त होती हैं जब आप नमक और पानी के घोल को गर्म करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेरा मतलब कि जब मैं शुरुआत में क्या कर रहा था, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में मैं इस स्कूल में पढ़ता था जिसमें एक प्रकार से कोई लाइब्रेरी, मतलब कि लाइब्रेरी और ये सब जो होता है, लैब वेब जो होता है जिसको आप बोलते हैं, ये कोई प्रयोगशाला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सब कुछ भी नहीं होता था, बस वैसे लिखवा देते थे, हो जाता था काम, ठीक है। ट्यूशन वूसन भी कभी इस सभी का ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो इससे क्या होता है कि ये सब मुझे पता नहीं थी। लेकिन तो मैं शुरुआत से ही थोड़ा सा इसमें था। जब कक्षा 10 में मैंने पढ़ाई बहुत तीव्र की थी। उससे पहले 9वीं तक मैं अगर 50 नंबर का टेस्ट होता था तो 2-3 नंबर पाता था, बस बहुत मारा जाता था स्कूल में, कक्षा 9 तक। उसके बाद में 10वीं में हमको डर लगा कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया सही तरीके से, और उसके बाद में फिर पढ़ाई मैंने अच्छे तरीके से करी। 10वीं के बाद से पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मतलब कि कुछ कारण थे, और एक प्रकार से कुछ इतना अच्छे तरीके से मैं पढ़ने लगा था कि बहुत मतलब हर मामले में आगे, गणित के मतलब गणित मेरी इतनी तेज़ थी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज तक रिकॉर्ड था कि जब मैं क्लास में होता था तो अगर सवाल गुरुजी पूछते थे तो सबसे पहली मेरी कॉपी ही एक प्रकार से मेज पर रखी होती थी, और किसी बच्चे की कॉपी हो ही नहीं सकती थी। मतलब अगर किसी ने पहले सवाल लगा भी ले तो उसको मैं हाथ पकड़ कर बैठा देता था। एक दोस्त था मेरा, तो वो एक प्रकार से पहले मेरे से सवाल लगा लिया, एक सवाल, ठीक है, और जैसे वो दिखाने चला सर जी को, तुरंत उसका हाथ पकड़ करके और मैं उठ करके दिखा दिया। मतलब वो मुझसे पहले लगा लिया था वास्तव में। तो फिर बाद में मैं आया, सोचा कि ये तो ज़बरदस्ती में कर रहा हूँ, लेकिन फिर अरे चलो ठीक है, दोस्त ही था, कुछ वो बुरा नहीं माना। चले, तो ये हो गया आपका सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत नमक। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि का भार कितना होता है? थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है। किसके आकार की होती है भैया? तितली के आकार की होती है थायराइड ग्रंथि। और ये इसका जो भार होता है वजन में 25 से 28 ग्राम के आसपास का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आपका लगेगा 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन से, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से क्या शिशुओं में यह रोग हो जाता है? अगर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा अगर वो नहीं लेती हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों में कौन सा रोग होता है, बताएं। तो बच्चों में उस समय अगर वो नहीं लेती तो उसमें रोग होता है क्रेटिनिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आयोडीन जो होती है यह व्यक्ति के शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम पाई जाती है, जिसमें से 15 मिलीग्राम केवल थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होती है, और शरीर का भार का लगभग 0 मतलब बहुत ज़्यादा कम % होता है, ठीक है, बहुत कम भाग होता है, और शरीर में उपस्थित लोहे का लगभग 1/4 भाग होता है जो ये प्राप्त होता है, और प्रत्येक जीवित कोशिका में आयोडीन आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कई सारी चीज़ें हैं, चर्चा करेंगे हम, अभी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करता हूं ताकि जो है आप लोग सही तरीके से समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से यानी कि एनीमिया रोग होता है, आप सभी को पता होगा। यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मतलब होता है रक्त अल्पता। अच्छा, लोहे की प्रतिदिन जो है प्रस्तावित मात्रा कितनी है ICMR के द्वारा? ICMR की अगर बात की है तो ICMR जो है एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा 1968 ईस्वी में एक प्रकार से बताया गया कि जो पुरुष लोग हैं उनको एक प्रकार से लोहा जो है, पुरुष वर्ग के जो लोग हैं खास करके, अगर जो है कितने वर्ग के लोग हैं, मतलब पुरुष हैं, तो उनको 28 ग्राम जो है 28 मिलीग्राम एक दिन में आवश्यकता होती है लोहे की, मतलब आयरन की। महिलाओं की अगर बात की जाए तो 30 ग्राम हो जाता है यहीं पर, मतलब 30 मिलीग्राम, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को 38 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है आयरन की। इसके अलावा दुग्धपान अवस्था में, धात्री अवस्था में 30 ग्राम की आवश्यकता होती है आयरन की, 30 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम ही है। और जन्म से 1 वर्ष बाद महिलाओं को लगभग 1 मिलीग्राम, ठीक है, आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये बात लोहे की, ठीक है, मतलब आयरन की। तो खास करके आप देखते हैं अगर कोई 1 से 6 वर्ष का एक प्रकार से है बच्चा तो उसको 12 से 18 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अगर 10 से 12 वर्ष के लड़के हैं तो उनको 34 ग्राम, 10 से 12 वर्ष की अगर लड़कियां हैं तो उनको प्रोटीन मतलब कि लोहे की आवश्यकता कितनी आवश्यकता होती है, मतलब 19 मिलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राम अगर निकल जा रहा है मुझसे तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, ठीक है। 18 साल की 10 से 18 साल की अगर लड़के हैं तो उनको 40 से 50 मिलीग्राम प्रोटीन मतलब अगर लोहा या आयरन मिलता रहेगा तो काम चल जाएगा। और 10 से 18 साल की अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए 28 से लगभग 50 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है लोहे की एक दिन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है।
तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों की बारे में चर्चा करते हैं। कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है। कैल्शियम का सांद्र स्रोत क्या नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है भाई, पालक जो है वो कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खनिज तत्व तो नहीं है इनमें से। देखिए कैल्शियम खनिज तत्व तो है, आयरन भी है और आयोडीन भी है। कैलोरी जो है ऊर्जा मापने की इकाई, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, घेंघा किस तत्व के अभाव में होता है, यानी घेंघा रोग जो होता है वो किस तत्व के या किस खनिज लवण की कमी से होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है भैया, तो आयरन पाया जाता है आपका प्रकृति में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन, लोहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त अल्पता जो होती है यानी एनीमिया जिसको बोलते हैं, किस खनिज तत्व की कमी से हो जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो तत्व है आपका आयरन यानी लोहा। ऑप्शन या लौह तत्व या लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन। विटामिन के बारे में प्रश्न पूछा। तो देखिए विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन है उनकी अगर बात की है तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर। लेकिन अगर बात की जाए जैसे वसा में घुलनशील विटामिन, तो एक सूत्र याद रख लीजिएगा, केड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा जो होता है अगर जल में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल में नहीं डूबेगा, तो उसके लिए वसा लाना पड़ेगा, तो वसा में वो डूब जाएगा कीड़ा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए कि जब हम वसा में या एक तैलीय पदार्थों में जब एक प्रकार से डालते हैं इसको वसा में, तो कीड़ा जो होता है यानी कि विटामिन कीड़ा जो होता है वो डूब जाता है। यानी कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये 4 विटामिन ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी विटामिन आपके बच रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितना, B1, B2, B12, B16 जितना भी आपका बच रहा है, बी वाला, ए वाला, मतलब बी और सी का सारा, सी तो एक ही है आपका, लेकिन बी का जितना कॉम्प्लेक्स है सब का सब जो है आपका जो है वो जल में घुलनशील है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई चीज़ें। विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखिए कई सारे विटामिन है, एक तो B1 है जिसका थायमीन नाम है, विटामिन B2 है उसका राइबोफ्लेविन नाम है, निकोटीन एसिड या नाइसिन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर विटामिन B6 है जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसके अलावा पेंटाथेनिक एसिड भी बी कॉम्प्लेक्स का ही, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही भाग है। इसके अलावा बायोटीन हो गया, फोलिक एसिड है, कोलिन है, इनोसिटोल है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, और विटामिन B12 एक होता है जिसको आप साइनो कोबालमिन बोलते हैं, वो भी है। वसा में विटामिन घुलनशील विटामिन, ठीक है। विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को जो है कैली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन के जो होता है उसमें एक प्रकार से रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता, तो इस प्रकार से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैं चर्चा करूँगा, ओके, और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए तीव्र गति से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रश्न पूछा गया इसको थोड़ा सा जानते हैं। क्लियर, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। तो भोजन को पकाने से नष्ट हो जाने वाला विटामिन जो है वो कौन सा विटामिन है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है भोजन को पकाने से नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से भैया, विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो सूखा रोग हो जाता है, यानी रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से मेरे प्यारे दोस्तों रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारे विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। नियासिन जो है वो विटामिन का ही एक भाग है। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, नियासिन की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नियासिन की कमी से जो होता है वो पैलाग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। कई बार मैं बोल रहा हूँ ताकि ध्यान रखें। स्कर्वी सी की कमी से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी कम दिखता है, ठीक है। और सी स्कर्वी हो गया, सी, ठीक है। बी बेरी, सी से स्कर्वी, एस से शुरू होता है। बा बेरी बी से शुरू होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से, ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को, खनिज तत्वों की कमी से होता है घेंघा। अगला प्रश्न है विटामिन बी मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स रोग हो गया, सूखा रोग, या फिर आप एनीमिया भी, मतलब खास करके एक मिनट ओके। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो क्या होता है, रिकेट्स या सूखा रोग होता है।
या फिर एक प्रकार से उसी को आप बोल सकते हो अस्थि मृदुलता, अस्थि मृदुला रोग। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी की कमी से ही होता है, ठीक है। एनीमिया रोग तो आयरन की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो होता है आपका विटामिन ए की, विटामिन बी से बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी जो होता है वो मात्र और मात्र किस में नहीं पाया जाता भैया? वो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एक ऐसा पदार्थ है जो कि केवल विटामिन मतलब केवल विटामिन सी में ही दूध नहीं पाया जाता है, मतलब दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी दूध एक प्रकार से दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, मात्र केवल सी विटामिन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है विटामिन सी निम्न में से किससे किस में पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है भैया? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है? तो खट्टे रसदार फलों में आपको बता दूं कि विटामिन सी जो होता है वो अधिक मात्रा में मिलता है। क्लियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो होता है खट्टे रसदार फलों में मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त के स्पंदन के लिए जो विटामिन है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रक्त के स्पंदन के लिए जिस विटामिन की आवश्यकता होती है उसका नाम है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो रक्त के स्पंदन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है भैया वो रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जल में घुलने वाला विटामिन है। देखिए ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे, जल में और वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन कीड़ा मैंने बताया था, के और विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलते हैं। बाकी विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। अब बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन देख करके। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं बताएं? गर्भावस्था के दौरान, अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है कभी कभी, विटामिन की खोज कब की गई थी बताएं? तो विटामिन की खोज कब की गई थी भाई? विटामिन की खोज जो की गई थी वो 1934 में की गई थी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और आपसे विटामिन से पूछता है कि ये बताएं कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में हो जाती है? तो प्रजनन शक्ति में कमी जो होती है विटामिन ई की कमी से हो जाती है। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो प्रजनन शक्ति की एक प्रकार से कमी हो जाती है, ठीक है। प्रजनन शक्ति में एक प्रकार से कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं बताएं? तो गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में कौन से परिवर्तन होते हैं भैया? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन या शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? गाय का दूध, डिब्बे का दूध, भैंस का दूध या फिर माँ का दूध? सबसे उपयुक्त दूध जो होता है बच्चे के लिए वो माता का दूध होता है स्वयं की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आजकल तो सब डिब्बे का दूध ही पिला रही हैं। अगला प्रश्न है, साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती की जो स्त्रियाँ हो मतलब गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी मांग कितनी अधिक होती है? तो साधारण स्त्री की अपेक्षा लगभग जो कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए एक गर्भवती स्त्री में वो 300 कैलोरी अधिक होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि एक स्त्री के लिए कैलोरी की आवश्यकता कितनी है, मान लेते हैं 2400 या 2200 है, तो उसमें आप 300 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। अस्थियों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है इनमें से? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों की मजबूती और निर्माण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है भाई? तीसरा प्रमुख लक्षण है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई? गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख जो लक्षण है वो होता है कि इसमें बार बार पेशाब भी आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जी मिचलाना ये सब तो होता ही है, इसके अलावा ये ज़्यादा होता है इसमें। तीसरा जो प्रमुख लक्षण है वो होता है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती के स्तन हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, छोटे या फिर बड़े बताएं? तो गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती के जो स्तन होते हैं
वो कड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पिछले वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण में अंतर गर्भावस्था में कौन से माह तक आता है? तो रक्त परिसंचरण में अंतर जो होता है गर्भावस्था के लगभग और लगभग आप देखिएगा 5 से 6 माह तक आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 से 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, खसरा के लक्षण नहीं है इनमें से, बताएं। खसरा रोग होता है एक प्रकार का, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खसरा रोग का लक्षण नहीं है, बताएं। खसरा का लक्षण नहीं, खसरा रोग की अगर बात की जाए तो क्या होता है भाई खसरा रोग? खसरे रोग की अगर बात की जाए तो खसरा को बोलते हैं अंग्रेजी में मिजल्स। ठीक है, और यह छूत की बीमारी होती है, एक प्रकार से छुआछूत की बीमारी होती है। रोगी के संपर्क में अगर आप आते हैं तो खसरा आपके भी हो जाएगा। रोगी के कपड़ों और बर्तनों को छूने से हो जाता है। रोगी के संपर्क में 3-4 दिन के अंदर बीमारी जो होती है आपके अंदर भी चली जाती है। और इसका आक्रमण मतलब जो आक्रमण होता है छोटे बच्चों पर जल्दी होता है और इसके लक्षण छोटे बच्चों पर आपको खास करके दिखाई पड़ते हैं। इसके कीटाणु जो होते हैं खसरे के, ये नाक और मुंह की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसमें रहते हैं और रोगी के खांसने से या साथ में बैठे हुए व्यक्ति जो होता है, पास में जो व्यक्ति होता है उसके पास चले जाते हैं। क्योंकि इस रोग के ठीक ना होने पर क्या होता है, कान, आँख और गुर्दे खराब हो जाते हैं और ये होता है खसरा रोग। इसका लक्षण क्या होता है कि सर्दी लगती है, खांसी आती है, बच्चे के नाक और आँख से पानी भी बहने लगता है और बुखार भी आ जाता है। बुखार आने के से पहले कुछ ही दिनों में कान के पीछे, माथे पर, गर्दन के चारों ओर दाने निकलने लगते हैं। इस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और दाने की पपड़ी जो होती है 8-10 दिन में उतर जाती है। दाने सूखते हैं, बहुत प्यास लगती है, कब्ज की भी शिकायत हो जाती है। शुरू में दाने फूले हुए दिखाई पड़ते हैं, मुंह और ओठों पर भी सूजन आ जाती है इस रोग में, खसरा रोग में। ठीक है, उपचार की विधि क्या है खसरा रोग की? खसरा रोग के उपचार की विधि ये है कि रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, रोगी को पानी उबाल करके ठंडा करके देना चाहिए, रोगी को खाने में दूध और बार्ली ही देनी चाहिए। इसके अलावा रोगी को सर्दी से बचाना चाहिए। रोगी के कपड़े व बर्तन गर्म पानी से साफ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा जहाँ पर खुजली हो वहाँ पर जैतून या नारियल का तेल लगा देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, बच्चे को पूर्ण रूप से विश्राम देना चाहिए इस अवस्था में। तो ये एक होता है खसरा रोग एक प्रकार से, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि खसरा रोग के लक्षण इनमें से नहीं है। तो खसरा रोग का लक्षण क्या है भाई? लक्षण में एक तो बच्चे की आँख और नाक से पानी बहता है, ये बिल्कुल इसका है। बुखार भी आता है, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा दाने निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, बिल्कुल ये भी लक्षण है। ठीक है, और दस्त हो जाते हैं, ये लक्षण आपका नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी लक्षण नहीं है खसरे की, बाकी तीनों लक्षण ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हैजा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हैजा रोग, जिसको बोलते हैं हैजा। तो हैजे के उपचार का मतलब उपचार क्या नहीं इनमें से, उपचार के बारे में। हैजा रोग, हैजा रोग क्या होता है, जिसको आप कॉलरा बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी को बोलते हैं हैजा। हैजा जो होता है भयानक संक्रामक रोग होता है। और आपको बता दूं ये रोग जो होता है, जीवाणु जो होता है व्यक्ति में भोजन और जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु होता है, उसी जीवाणु से हैजा नामक रोग जो होता है वो फैलता है। और इस रोग के जीवाणु का पता लगा था 1883 में, एक व्यक्ति थे रॉबर्ट कोक ने। ठीक है, और उन्होंने इस जीवाणु का आकार बताया था कि अंग्रेजी के अक्षर की भांति होता है ये। ठीक है, और इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, रोगी के मल मूत्रों से भी एक प्रकार से जीवाणु इससे निकलते हैं और जीवाणु भूमि और जल में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हैजा रोग के जो जीवाणु, हैजा रोग में क्या होता है कि रोगों को दस्त, जो रोगी होते हैं उनको दस्त और बमन यानी उल्टी होती है। ठीक है, और इसके अलावा दस्त होती है, रोगी को प्यास अधिक लगती है, सुस्त और निर्बल हो जाता है रोगी, हाथ पैर की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, रोगी को घबराहट महसूस होने लगती है और नाड़ी की जो गति होती है वो अनियमित हो जाती है। और इस रोग पर 3-4 घंटों में काबू नहीं पाया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है हैजा या कॉलरा में। ठीक है, तो रोकथाम के लिए करना चाहिए कि हैजे के रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और रोगी के बमन या दस्त को जला देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर के रोगी के या फिर रोगी के मतलब कि जो रोग का टीका होता है उसको लगवाना चाहिए तुरंत। और रोगी के वस्त्र और जो भी वो सामग्री उपयुक्त कर रहा है उसको एक प्रकार से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, पानी उबाल करके प्रयोग करके उसको साफ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न है उपचार में क्या नहीं शामिल है। देखिए इसके उपचार में क्या नहीं शामिल है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, लक्षण प्रारंभ के होने के 2-3-4 घंटे में चिकित्सा मिलनी चाहिए। पहला लक्ष्य मतलब उपचार ये होता है। बर्फ़ की पट्टी से स्नान करवाना चाहिए इसमें।
रोगी को गर्म पानी से भी स्नान करवाना चाहिए, ये बात ठीक है। पानी को नहीं देना चाहिए, यहाँ पर ये इसका लक्षण नहीं है, मतलब उपचार नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। डी उपचार एक प्रकार से ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? खसरा, हैजा, काली खांसी या रक्तचाप? तो बच्चों में एक प्रकार से खसरा, काली खांसी, हैजा इन रोगों की बीमारी प्रायः देखी गई है, जबकि रक्तचाप की बीमारी बच्चों में नहीं देखी गई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है भैया? दाएं हाथ के ऊपर हिस्से में बीसीजी का जो टीका होता है वो लगाया जाता है, ठीक है। काली खांसी भी एक प्रकार का रोग ही होता है, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका कहाँ लगाया जाता है? चेचक क्या होता है भाई? चेचक बीमारी जानते हैं आप? चेचक जो होता है एक छोटी चेचक होती है और एक प्रकार से चेचक होता है। चेचक की बीमारी को, चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं चेचक को, और चिकन पॉक्स बोलते हैं छोटी चेचक को, ठीक है। जिसको आप बड़ी माता या छोटी माता बोलते हैं गाँव वगैरह की भाषा में, तो उसी को चेचक बोलते हैं। चेचक में क्या होता है कि एक संक्रामक रोग तो है ही, इसके अलावा आप देखते हैं कि इस पर काबू पाया एक प्रकार से जाना एक प्रकार से ज़रूरी होता है, चूँकि बहुत विकराल होता है ये रोग, और ख़ास करके ये एक प्रकार से वायरस के द्वारा फैलता है, और रोगी के संपर्क में आने से उसके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के द्वारा यह रोग फैलता है, और एक प्रकार से संक्रामक रोग होता है ये। और ख़ास करके आप देखते हैं कि इससे गांव वगैरह में एक प्रकार से छोटी माता बड़ी माता के नाम पर एक प्रकार से क्या होता है कि पूजा पाठ करवाई जाती है, हालांकि उससे भी ठीक ही हो जाता है चेचक रोग, ठीक है। इसका लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण होता है सर्दी जुकाम, सबसे पहले होता है, फिर सिर और शरीर में दर्द होता है, उसके बाद में आँख और नाक से पानी भी निकलता है, उल्टी होती है, तेज बुखार होता है, मतलब कि तेज ज्वर हो जाता है, बुखार। रोग के तीसरे दिन शरीर में काफ़ी मतलब ऊपरी भाग में दाने निकलने लगते हैं, बाद में दानों की संख्या बढ़ने लगती है, दानों में पीप पड़ जाते हैं, और दाना जो होता है श्वेत रंग का यानी सफ़ेद रंग का होने लगता है, बाद में दाने सूखने लगते हैं, और उसका खुरंट जो होता है निकलने लगता है, जिससे खुजली होती है। तो वो एक प्रकार से वो होता है छोटी मतलब वो होता है चेचक रोग, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए जिस स्थान पर यह रोग हुआ होता है वहाँ के आसपास के लोगों को चेचक का टीका लगवा देना चाहिए। रोगी को अन्य व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए, और वहाँ किसी को नहीं आने देना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयुक्त चीज़ों का विसंक्रमण कर देना चाहिए, और रोगी के मलमूत्र, थूक इत्यादि को जला देना चाहिए। ये एक प्रकार से चेचक में करना चाहिए, ठीक है। और रोगी को पर्याप्त विश्राम देने की भी इसमें आवश्यकता होती है। उसे ताज़ा और हल्का सुपाच्य भोजन दिया जाए, और दोनों में खुजली मतलब कि एक प्रकार से होने पर मुलायम कपड़ों से सहलाना चाहिए। मतलब अगर दानों में खुजली होती है तो दानों में खुजली होने से क्या करना चाहिए आपको? उसको मुलायम कपड़ों से मतलब सहलाना चाहिए, उसको अपने नाखून से नहीं खुजलाना चाहिए, ठीक है। बच्चे को, अगर बच्चे में होता तो बच्चे को 1 माह तक सर्दी से बचाना चाहिए। जब तक दाने समाप्त ना हो जाएं रोगी को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ये होता है एक प्रकार से चेचक रोग, जिसको आप माता जी बोलते हैं कि माता जी निकली हैं, ठीक है। और एक छोटी माता होती है जिसमें दाने थोड़ा छोटे होते हैं, बस। प्रश्न क्या है, चेचक का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो चेचक का टीका जो होता है वो लगाया जाता है कहाँ पर भैया? तो वो लगाया जाता है आपका, किसमें लगाया जाता है? बाएं हाथ में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किस रूप में लगाया जाता है? तो पोलियो का टीका जो होता है वो लगाया जाता है किस रूप में भैया? वो लगाया जाता है पोलियो का टीका पीने की दवा में, पोलियो का ड्रॉप जो होता है वो पिला दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, पीने के दवा में पोलियो का टीका जो होता है वो दिया जाता है। पोलियो रोग जो होता है उससे क्या होता है भाई? पोलियो रोग के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पोलियो जो होता है एक संक्रामक बीमारी होती है। सबसे पहली बात, बच्चों को ये अपाहिज कर देती है, और इसमें ये विषाणु जन्य रोग है, विषाणुओं से होता है खास करके, और रोगी की आंतों में एक प्रकार से पनपता है, बाद में तंत्र को संक्रमित कर देता है, जिससे एक प्रकार से रोगी एक प्रकार से जो पोलियो के शिकार हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से अपंग हो जाते हैं। अपंग मतलब एक प्रकार से अपाहिज टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें एक प्रकार से कई चीज़ें होती हैं। इसका लक्षण क्या होता है कि रोग के लक्षण के आधार पर पोलियो की अवस्थाएं 4 बताई गई हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो ये पोलियो होता है, ठीक है। पोलियो जो होता है एक प्रकार से आपके शरीर को अपंग कर देता, तो इसलिए पोलियो का टीका बचपन में पोलियो का ड्रॉप आपको पिलाया गया होगा, ठीक है। ये जान लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका लगाया था? ट्रिपल वैक्सीन में खास करके 3 रोग होते हैं, एक तो डिप्थीरिया, एक काली खांसी यानी जिसको आप व्हूपिंग कफ या फिर पार्टूसिस कहते हैं, और एक टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। ये एक प्रकार से क्या होता है, ये
ये 3 जो होता है रोगों के लिए ट्रिपल वैक्सीन लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका लगा दें, कौन सा टीका इनमें शामिल नहीं, तो तपेदिक का टीका नहीं शामिल है। तो बाकी काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस जो होता है ये एक प्रकार से ट्रिपल वैक्सीन में काम आता है। अच्छा, काली खांसी रोग क्या होता है भाई? काली खांसी जो रोग होता है इसमें क्या होता है, काली खांसी को बोलते हैं वूपिंग कफ, ठीक है। संक्रामक रोग होता है, बाल्यावस्था में हो जाता है और सामान्य खांसी और सर्दी जुकाम से ही शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ने लगती है और खांसी के साथ साथ बमन भी होता है, यानी उल्टी होती है, शरीर थक करके पसीने पसीने हो जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है खांसी करते करते, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और रोग जीवाणुओं से फैलता है। काली खांसी किससे फैलता है? जीवाणुओं से फैलता है और ये लगभग 6 से 8 दिनों तक होती है। एक प्रकार से ये रोग होता है काली खांसी, ठीक है। जुखाम और गले में दर्द होता है। लक्षण ये है कि जुखाम और एक प्रकार से गले में दर्द होगा, नाक से पानी गिरने लगेगा, खांसी हल्की हल्की होगी, आंखों से पानी निकलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बुखार हो जाएगा, धीरे धीरे खांसी बढ़ने लगती है और काफ़ी देर बाद उससे खांसते खांसते जो है एक प्रकार से खांसते रहते हैं लोग, एक प्रकार से वो खांसी आती ही रहती है, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए या उपचार के लिए सबसे पहली बात, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, रोगी को ठंड व सीलन से बचाना चाहिए, घर के अन्य सदस्यों को टीके लगवा देने चाहिए, रोगी को उबाला हुआ और गुनगुना पानी देना चाहिए पीने के लिए और रोगी को फलों और रस और सब्जी के जो सूप होते हैं उसको देना चाहिए। इससे काली खांसी खत्म होती है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला रोग है आपका यहाँ पर डिप्थीरिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डिप्थीरिया रोग जो होता है ये क्या होता है? ये भी एक संक्रामक रोग ही होता है और इसका उपचार यदि जो तुरंत नहीं किया जाता है तो ये जानलेवा भी सिद्ध होता है। कीटाणु वर्षा ऋतु मतलब कि बारिश के कारण से होता है। शीत ऋतु में प्रारंभ में जब शीत ऋतु होती है वहीं से शुरू होता है और इस रोग का प्रकोप सर्दियों में खास करके होता है, चूँकि अब इस समय यही डिप्थीरिया रोग होने का एक प्रकार से चांस जो है अब इस समय हो रहा है। क्लियर? इसमें लक्षण क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में सुस्ती और लक्षण मतलब सुस्ती के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, सिर में दर्द होगा, उनका जी मिचलाएगा, भोजन में उनकी अरुचि, भोजन नहीं करेंगे, गले में दर्द होगा क्योंकि टांसिल पर झिल्ली जो बनने लगती है उसके कारण से उनके गले में दर्द होगा। झिल्ली जो होती है धीरे धीरे झिल्ली दोनों टांसिलों पर प्रभाव डालती है और नाक की ओर बढ़ती है, गले में सूजन हो जाती है, भोजन निगलने में परेशानी होती है, ज्वर हो जाता है, लगभग 100 फ़ारेनहाइट डिग्री तक बुखार हो जाता है, नाक से गंधयुक्त रक्त मिश्रित तरल स्राव निकलने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें होती है। रोकथाम इसमें करना क्या चाहिए कि जब ये नवजात शिशुओं में हो तो तीसरे, चौथे और 5वें माह में DPT का टीका होता है उसको लगवाना चाहिए और रोगी के गले में दर्द होने पर गुनगुने पानी से गरारा करना चाहिए, रोगी को पृथक कर देना यानी अलग कर देना चाहिए, रोगी के द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं उसको अलग कर देनी चाहिए, उसको चूँकि बीच संक्रमण हो जाता है उससे मतलब उससे संक्रमण का खतरा बना रहता है, रोगी को खांसते और छींकते समय मुँह पर रुमाल रखनी चाहिए, रोगी की नाक से स्रावित तरल पदार्थ को पोंछते रहना चाहिए ताकि क्या हो और जो जिस कपड़े से आप पोंछते हैं उस कपड़े को बाद में जला दे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से अच्छा, रोगी की संभावना मतलब रोग की अगर आपके पास संभावना हो जाए तो आप तुरंत जो है जितना जल्दी डॉक्टर को दिखा पाएँ उतना ही बेटर होगा, ठीक है। तो ये होता है डिप्थीरिया। टिटनेस जो रोग होता है आप लोगों ने नाम सुना होगा टिटनेस का। टिटनेस जो रोग होता है आप लोगों ने पता होगा, तो ये जब कभी आप लोहे से आपका हाथ कटता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसमें जब मुरचान मतलब मुरचा लगा होता है लोहे में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उससे आपको टिटनेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, टिटनेस में होता क्या है ये बताएं भाई फटाफट से। टिटनेस में क्या होता है? टिटनेस में क्या होता है भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टिटनेस रोग जो होता है इसमें क्या होता है आप लोग कमेंट करके इसमें बताएंगे। टिटनेस जो रोग होता है आप लोगों ने बहुत सारी एक प्रकार से टीका लगाया होगा, तो टिटनेस रोग जो होता है टिटनेस उसमें एक प्रकार से क्या करना होता है आपको फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक में जो है ट्रिपल वैक्सीन नहीं लगती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है गर्मी में, बारिश में, जाड़े में या मानसून में? तो हैजा का संक्रमण जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो गर्मियों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। DPT की प्रथम खुराक कब देनी चाहिए? DPT की प्रथम खुराक जो देनी चाहिए वो लगभग 1 से 2 माह के भीतर जो है देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, बताइएगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से आपके, बताएं प्रश्न क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसके संकुचन के कारण से हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं बताएं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय के सिकुड़ने से या हृदय के संकुचन के कारण क्या होता है, हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप के रोगी मतलब उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, उसके रोगी को आहार किस प्रकार देना चाहिए?
तो उस प्रकार के रोगी को जो आहार देना चाहिए वो कैसा देना चाहिए भाई, वो आहार संतुलित आहार देना चाहिए, उनके लिए जो उपयोगी आहार हो वो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमज़ोर हो जाता है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ जो होता है वो एक प्रकार से जो धमनियाँ होती हैं आपकी वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए उनको, क्या नहीं खाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, मांस और मुर्गा या घी, मक्खन। तो एक प्रकार से मेरे हिसाब से या सभी के हिसाब से उक्त रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये सारी चीज़ों से मुंह मोड़ लेना चाहिए, यानी मुर्गा, मांस ये सब नहीं खाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट अगर आप पीते तो नहीं पीना चाहिए। घी, मक्खन खाते तो भी उसको नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक स्त्री का रक्तचाप एक समान आदमी की तुलना में कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, क्या होता है। तो एक स्त्री का रक्तचाप जो होता है एक समान आदमी की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के लक्षण है। उच्च रक्तचाप के क्या लक्षण है भैया। उच्च रक्तचाप का लक्षण है चक्कर आता है, इसमें उल्टी भी होती है, सिरदर्द भी होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है इनमें से। उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या नहीं है इनमें से बताएं। तो उच्च रक्तचाप का लक्षण इनमें से जो नहीं है वो होगा आपका, चूंकि इसमें जी मिचलाता है, सिर में दर्द, नींद में कमी भी होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। तो उच्च रक्तचाप जो होता है ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है। तो उच्च रक्तचाप का क्या कारण है भैया। उच्च रक्तचाप का कारण होता है धूम्रपान और मदिरापान करते हैं जो लोग, उनका रक्तचाप जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये होता है उच्च रक्तचाप के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। क्लियर, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हैं वो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रोटीन तथा वसा निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है। प्रोटीन तथा वसा निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है भैया। तो कितने ग्राम, लगभग 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य आयु में लोगों की वृद्धि हो जाती है। मध्य आयु में लोगों मतलब कि आयु के लोगों में क्या वृद्धि हो जाती है, आंतें बढ़ जाती है, मोटापा, न्यून भार या यकृत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किन ग्रंथियों से निकलने वाले रस के अधिक स्राव से या स्राव के कारण दुर्बल मतलब व्यक्ति जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। थायराइड, पीयूष, रक्त या कोशिकीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो खास करके जो थायराइड ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों के निकलने वाले रस के अत्यधिक स्राव से के कारण व्यक्ति जो होता है दुर्बल हो जाता है। अगला प्रश्न है, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। तो मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए भैया, वसा से बचना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को वसा कम से कम ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्बलता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ज़्यादा दुर्बल होंगे तो इससे क्या बढ़ जाएगा, इससे टीबी की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। अगर जो मोटा है व्यक्ति उसको क्या ज़्यादा खाना चाहिए, फल, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ या फिर ये सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी चीज़ों का सेवन मोटे व्यक्तियों को करना चाहिए। इससे एक प्रकार से उनके शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी और एक प्रकार से मोटापे का उतना कम अनुभव होगा, ऊर्जा मिलेगी उनको। अगला प्रश्न है, एक साधारण पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। तो एक साधारण पुरुष को लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 1400 से 1600 कैलोरी ऊर्जा जो है उसको देनी चाहिए एक साधारण पुरुष को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार जो होता है आवश्यकता से 10% जो होता है बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मोटापा। क्या बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे अधिक भार या मोटापा या न्यून भार। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार जो होता है आवश्यकता से बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है तो उसको आप अधिक भार भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा 10% से तो उसको आप मोटापा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर किस स्थिति में शरीर का भार मतलब शरीर किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। तो शरीर की किस स्थिति में खास करके 20% बढ़ जाता है भैया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मोटापा। यानी 10% से या 20% से अधिक अगर हो गया, मतलब 20% से अधिक की अगर बात की जाए, मोटापा अगर बढ़ गया मतलब कि शरीर का भार बढ़ गया कि आपका होना चाहिए भाई 70 किलो या 80 किलो, अगर आप हो गए 1 क्विंटल के 20 किलो बढ़ गया तो इसका मतलब आप मोटापे के शिकार हो गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, मोटापा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो मोटापा नापने की जो मशीन होती है वो कौन सी होती है भैया? वो होती है कैलिपर मशीन होती है, उसी से मोटापे को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस बताएं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसका क्षेत्र WHO का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्यालय। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का वो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर इसका डी ए लगा दीजिएगा, दिल्ली। ठीक है, अगर आपसे वैसे पूछे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड एक देश है, उसी का एक शहर है जिनेवा, वहाँ पर। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? यूनिसेफ जो है ये WHO का ही एक भाग है, उसी की एक इकाई है। यूनिसेफ जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना स्विस हेनरी डूनेट ने की थी, लेकिन कब की थी? तो 1863 और 64 के आसपास करी थी। ऑप्शन नंबर 64 दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 ऑप्शन नंबर ए। 63 भी मिलेगा, 63 या 64 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा 63-64। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? हेनरी डूनेट ने, स्विस हेनरी डूनेट। ठीक है, क्लियर? कब करी थी? 1863 या 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई, बताएं राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई? कब हुई थी भाई? 1958 या 1959 के आसपास हुई है। 1958 या 59 कोई भी मिलेगा तो आप लगा देंगे 1959 है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थापित हुआ, यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो की गई थी भैया कहाँ पर भैया? हैदराबाद में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? हैदराबाद में की गई थी। क्लियर? तो ये तमाम प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों ने समझा, जाना और परखा। मैंने विस्तार से आपको बताया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी और आपके समझ में तो आई ही हुई होंगी और आपके दिमाग में भी बैठी हुई होंगी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई निश्चित तौर पर। और उसके पहले 2023 का जो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है बहुत सारा, और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया खास करके, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसको 2 से 3 बार जितनी बार हो सके आप देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे का ये वीडियो है और इसी 1.5 घंटे में आपका संपूर्ण सिलेबस जो है मैंने कवर करने का काम किया और संपूर्ण सिलेबस से, संपूर्ण पाठ्यक्रम से, आपके प्रत्येक चैप्टर से आपके जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके आपको देने का काम किया और उसको समझाने का काम किया। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं है इनमें से जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग एक प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक आपके लिए सूचना ये है कि अगर आप में से कोई हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है तो आप वो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर आप लोग SMS करेंगे, हिंदी साहित्य का उसमें कोर्स दिया जाएगा। अच्छा, इसका PDF वगैरह भी आपको वहीं पर मिल जाएगा शायद, और आप अगर देखेंगे तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पर या अपने जो है एप्लीकेशन पर जो शुक्ला स्टडी पॉइंट का उस पर भी मैं सेंड कर दूंगा, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा बाद में। लेकिन अभी जो है इसका PDF जो है, जब और भी PDF बनेंगे परीक्षा के लास्ट समय तक आपको जो है भेजने का काम मैं कर दूंगा। ठीक है, तो कोर्स आप ले सकते हैं अगर जिनमें से लेना है। हिंदी का कोर्स है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें सभी कविताओं की व्याख्या की सारी वीडियोस हो चुकी हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो भी मिल जाएंगी आपको। और कुछ PDF नोट्स हिंदी के बने हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। तो आपको मात्र 100 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है। ठीक है, तो आपको मात्र 100 रुपये पे कर देंगे। आप व्हाट्सएप पर SMS करें, सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है। ठीक है, तो फिर उसमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।